हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अपनी न्यू यूनिट 3 है हमारी, और जिसमें मैं आज आपको न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लैटर्स का रूल क्लियर करूँगी। ठीक है, ये आपके बहुत मेन टॉपिक हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक ईजिली पहुंच पाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आपके लिए कुछ नया नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज से मतलब है आवेश, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। उसी चार्ज को हम क्या कहेंगे, उसी आवेश को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जैसे ये एक हमारा क्या है, चाहे नाभिक कह लीजिए हिंदी में या न्यूक्लियस कह दीजिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है, जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। या किसी भी अणु के नाभिक पर जो भी आवेश प्रेजेंट होता है, आवेश जो होता है वो उसका क्या कहलाएगा, नाभिकीय आवेश कहलाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा जो भी हमारा न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, जेड की इक्वल होती है। जेड, या फिर कह सकते हैं जेड क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये z की वैल्यू जो होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही इक्वल होता है, या फिर हमारे न्यूक्लियर चार्ज। ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, हमारी सेम होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम z की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होगी वो हमारी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एटम के कोई एटम है उसके न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस जो होता है हमारा मिड में होता है, सेंटर में होता है, उस पर जो भी हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमारा न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होती है, या फिर एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा टॉपिक। चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो है इसको कैसे हमें नोट डाउन करना है। न्यूक्लियर चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट, चार्ज जो है वो प्रेजेंट है ऑन द न्यूक्लियस पर, नाभिक पर प्रेजेंट है, ऑफ एन एटम, एटम का कोई भी न्यूक्लियस है उस पर प्रेजेंट है, इस कॉल्ड कहलाता है न्यूक्लियर चार्ज। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। ये किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, प्रोटॉन्स की। ठीक है, प्रोटॉन्स की वजह से। और प्रोटॉन्स पे हमारा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो Z की वैल्यू होगी वो इन दोनों की इक्वल ही रहने वाली है। दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम ही रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर कुछ भी बोल सकते हैं। और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका पॉजिटिव होने का मतलब जो पॉजिटिव होता है वो क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए ज़रा, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग अपना शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग,
मतलब शील्ड से मतलब क्या है यहाँ पर, शील्ड से मतलब है ढाल से, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के बीच में ढाल बनकर रेडी हो रही है। ढाल मतलब जो रुकावट करे, रोक करे, है ना, ढाल बनी, ढाल के रूप में कहते हैं ना, खड़े हुए हैं। तो इस तरीके शील्ड का मतलब यहाँ पर ढाल से है। तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग या कोई स्क्रीन है, ठीक है, जो इफेक्ट करेगी, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा ये इफेक्ट। जैसे कि ये हमारा है, किसी भी एटम का ले लिया हमने न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, जो कि हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव में रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन की वजह से ये हमारा रहता है हमेशा से पॉजिटिव। ये देखिए, ये हमारी एक शेल हो गई, ठीक है, एक हमारी हो गई ये वाली शेल। अगर देखा जाए तो ये जो है वो हमारी इनर शेल में काउंट होगी, भाई अंदर की है इसलिए इनर में होगी, ये तो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इट मीन्स हम इसे जेड बोल देते हैं, है ना, जेड हो गया ये हमारा है इनर शेल, और ये है हमारी आउटर शेल, ठीक है। इस पर हमारे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लीजिए, ठीक है, और आउटर वाले पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, भाई इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही घूमते हैं, हमारे जो शेल्स होते हैं, शेल्स में ही तो हमारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, अपना मूव करते रहते हैं इधर से उधर। तो इसमें हमारे ये इनर वाले में है 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने बस एक समझाने के लिए बताया, मतलब 2 3 से मतलब नहीं है, काउंटेबल नहीं है मतलब। और यहाँ पर हमारा आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब देखिए ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है, जो हमारा न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज रहता है, हमेशा माइनस का रहता है। और आप सभी जानते हैं प्लस और जो माइनस होता है उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन। प्लस माइनस जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है ये भी इधर जाना चाहेगा, ये प्लस की तरफ खींचेगा माइनस वाला, ये भी इसकी तरफ खींचना चाहेगा, ये भी इसकी तरफ खींचना चाहेगा। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, ये अंदर बैठे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर वाली शेल में है, तो ये जो अंदर बैठे हैं वो क्या इसको अंदर आने देंगे, इस वाले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या ये यहाँ आने देंगे, ये दोनों नहीं आने देंगे। ये क्या करेंगे, इसको नहीं आने देंगे। ये तो अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये सोचेगा कि मैं इस न्यूक्लियस के पास आ जाऊँ, ये भी चाह रहा है न्यूक्लियस के पास आ जाऊँ, ये भी चाह रहा है न्यूक्लियस के पास आ जाऊँ। लेकिन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करेगा, रिपेल करेंगे, रिपल्शन फोर्स लगेगा इनके बीच में, जिससे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस के पास ना आ पाए। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई खजाना है, ठीक है, एक खजाना है और ये 3 चोर हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, मान लीजिए। तो अच्छा, इस खजाने को लेने कौन कौन जाएगा, खजाने को तो चाहेंगे कि तीनों ले लें, ये भी चाहेगा मैं भी ले लूँ, मैं भी खजाना ले लूँ, भाई बहुत सारा खजाना है, ये भी कहेगा मैं भी ले लूँ, ठीक है ना, तीनों ही चाहेंगे कि मैं खजाना ले लूँ। लेकिन ये दोनों आगे हैं, ये पीछे है, तो ये दोनों क्या करेंगे, भैया तू भाग जा यहाँ से, भाग यहाँ से भाग जा, हम दोनों ले लेंगे, हम दोनों जाएंगे इसके पास, हम लोग करीब में हैं, इसको रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारी शेल है, ये जो हमारी इंटरनल शेल जो है, ये वाली शेल जो है वो किसकी तरह वर्क कर रही है, एक शील्ड की तरह के साथ काम कर रही है। ये जो हमारी इनर शेल है वो किसकी तरह वर्क कर रही है, शील्ड की तरह वर्क कर रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। जो भी इफेक्ट रहेगा, ये जो रिपल्शन फोर्स लगेगा तो इससे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा ना, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, ये दोनों अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों पास में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये और ये तो आ जाएंगे इनर शेल वाले, लेकिन आउटर शेल वाला जो होगा उसके और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा,
ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे, ये जो हमारा जो ये शेल है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे शील्ड की तरह से वर्क करेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर ज़्यादा शेल बना लें हम, ठीक है, तो देखिए ज़रा, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हमारा आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। तो ये भी एक शील्ड की तरीके से वर्क कर रहा है, ये भी शील्ड की तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 लेयर्स बन गई हैं, शील्ड जो हैं वो हमारी 2 बन रही हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसके लिए देखें तो क्या होगा, यहाँ और यहाँ के बीच में अब 2 लेयर्स आ गई। जो हमारी शील्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो क्या होगा भाई, इनके बीच का रिपल्शन फोर्स जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन का बिल्कुल ख़त्म, अट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा, ये जुड़ ही नहीं पाएंगे, ये रिपेल करेंगे। रिपल्शन ज़्यादा होगा, ये जो करेगा वो रिपेल ज़्यादा करेगा, लेकिन अट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, एक तरीके मतलब बहुत कम हो जाएगा। ये 2 शील्ड बन चुकी हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एक ही शील्ड बन रही थी तो कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2 शील्ड्स बन रही तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो हमारा इफ़ेक्ट कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कहलाएगा। और जो इसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या सिग्मा से भी कर देते हैं। कुछ बुक्स में सिग्मा है और कुछ बुक्स में एस से डिनोट करते हैं। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होगा वो हमारा सिग्मा या एस कहलाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस ये जो हमारा मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया, जैसे कि ये खजाना है तो ये 3 चोर हैं भाई, जाहिर सी बात है पीछे जो आ रहा है उसको तो कहेंगे भैया तू हट जाए यहाँ से, हम 2 लोग हिस्सा कर लेंगे, हम करीब में हैं तो हम पहले पहुँचेंगे, होता ही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर मोस्ट शेल के को रिपेल करेंगे। ठीक है ना। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाएगा हमारा। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए ज़रा, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो द वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे। ठीक है। तो वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस, अनुभव करेंगे लेस अट्रैक्शन फोर्स। जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के या वैलेंट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये वाले बाहर वाले, वो अनुभव करते हैं लेस अट्रैक्शन फोर्स, कम अट्रैक्शन फोर्स को अनुभव करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के बीच में और इनके बीच में ये कम आकर्षण बल अनुभव कर पाते हैं, लेस अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनकी प्रेजेंस में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल, इनर शेल मतलब अंदर शेल जो है उसके अंदर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी प्रेजेंस के कारण। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल्स। जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन वर्क्स एज अ शील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल एंड न्यूक्लियस। कह रहे हैं द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जो अंदर के जो होते हैं, इनर से मतलब अंदर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, एज अ शील्ड, एक ढाल की तरह से काम करते हैं, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर शेल, बाहरी जो हमारा शेल होता है उसके और न्यूक्लियस के बीच में ये जो हमारे इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक शील्ड की तरीके से काम करते हैं। जो शील्ड की तरह से काम करेंगे तो ये दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा टॉपिक। चलिए देखते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज आप लोग बखूबी जान चुके हैं, इसे जेड से प्रेजेंट करते हैं और किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर जो हमारा चार्ज प्रेजेंट होता है वही हमारा न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। ठीक है, अब इसमें लग गया है इफेक्टिव, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड इफेक्ट, इसको बोलेंगे जेड इफेक्ट। इस तरीके से हम शॉर्ट में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये जो हमारा बिलोंग करता है वो हमारा स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट से ही कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारा किसी भी एटम का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये हमारी इनर शेल्स हो गई। ठीक है, ये हमारी आउटर शेल हो गई। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए, कितने भी हो सकते हैं, मतलब एक जनरली है। ये हमारा आउटर का है, ये हमारा इनर का है। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर अंदर जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा। यही हमने बताया था आपको कि स्क्रीनिंग इफेक्ट में भी यही बताया था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर जाना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अंदर जाना चाहेगा, ये भी जाना चाहेगा न्यूक्लियस के पास में। लेकिन होगा क्या, इन तीनों का तो आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये इसको रिपेल करेगा, जाओ यहाँ से, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है ना, ये रिपेल करेगा, इसके लिए दूर भगाएगा। ठीक है, तो अभी तो इसकी जो फाइट हो रही है वो 2 इलेक्ट्रॉन से हो रही है। अगर सपोज दैट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, अभी हमारे 2 थे, अब यहाँ पर अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन सपोज दैट कर दिए, तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से फाइट करेगा, तो फिर इसकी फाइट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना। ये जो हमारी शील्ड बन रही है स्क्रीनिंग की, जो हमारी ये इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाएगा ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारी किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, शील्ड की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये जो शील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, ये ज़्यादा हो गए, तो ये जो चारों हैं वो ज़्यादा रिपेल कर पाएंगे, इसको दूर भगाने के लिए बिल्कुल अंदर नहीं आने देंगे इसको। 2 थे तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये अंदर आने की कोशिश कर रहा था, ये अपनी एनर्जी अंदर के लिए लगाएगा, ये दोनों जो हैं वो इसको बाहर के लिए फेंकेंगे। लेकिन अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स है वो ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर इसका जो होगा, इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्शन होना चाहिए, ये प्लस और ये माइनस, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, वो बहुत कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो डिक्रीजमेंट है ये हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। देखिए ज़रा, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, इंटरवेनिंग से मतलब है ये जो अंदर के हैं हमारे, ठीक है, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एस, मतलब एस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ बढ़ेगी, अगर यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इनर वैनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो हमारा एस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, मतलब एक्स शील्डिंग जो होगी वो हमारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ जाएगा। लेकिन जो हमारा जेड इफेक्ट, एस का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इफेक्ट के, तो जेड इफेक्ट की जो वैल्यू जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस वजह से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। देखिए ज़रा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल से मतलब क्या है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं लेस अट्रैक्शन फोर्स, कम अट्रैक्शन फोर्स को अनुभव कर पाते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस से। ठीक है, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है उसकी वजह से, जो बीच में शील्ड बन जाती है उसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो होता है नाभिक का और आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में कम एक्सपीरियंस कर पाते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो इनर वाले होते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, इसलिए दिस डिक्रीज,
न्यूक्लियर चार्ज, जिससे क्या होता है, डिक्रीज होता है, घट जाता है। क्या घट जाता है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड रिप्रेजेंटेड बाय जेड इफेक्ट। ठीक है, तो जो भी हमारा डिक्रीज हुआ है, जो भी कम हुआ है न्यूक्लियर चार्ज, है ना, उसे क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। इट इज़ गिवन बाय द रिलेशन, इसका रिलेशन क्या है? शील्डिंग जो कांस्टेंट है हमारा, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है उसका और हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में रिलेशन। तो जेड इफेक्ट बराबर क्या होगा? इज इक्वल टू जेड माइनस एस। तो वेयर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा हमारा, एस क्या हो जाएगा? शील्डिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस। अगर जो हमारे शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनर हमारे शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके नंबर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस भी बढ़ेगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो बढ़ेगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये आपको मैं जहाँ तक समझती हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अपना कैलकुलेशन ऑफ एस एंड जेड इफेक्ट बाय स्लैटर्स रूल। स्लैटर का रूल देखेंगे क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्लैटर रूल जो है वो हमारा कोई स्पेशल रूल ऐसा नहीं है, मतलब विशेष रूल। इसमें हम क्या करते हैं? जेड इफेक्ट की वैल्यू निकालते हैं। जेड इफेक्ट का जो हमने भी रिलेशन बताया, जेड इफेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? जेड माइनस एस, वेयर जेड इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज और एस इज इक्वल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये रिलेशन है तीनों का आपस में। तो इसमें हमें जेड इफेक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो जेड इफेक्ट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हैं वही हमारा स्लैटर रूल में काउंट होता है। ठीक है, जो भी हमारे स्टेप्स हैं वो सारे हमारे किस में होंगे? वही हमारा स्लैटर का रूल कहलाएगा, जिससे हम जेड इफेक्ट की वैल्यू निकाल पाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? कि हम किसी भी, अगर कोई हमने एटम लिया हुआ है तो उसका हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है भाई, आप सभी को आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, और करना किसके अकॉर्डिंग है आपको? SPDF, इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा मॉलिक्यूलर वाला नहीं कर रहे हैं, हम किसी एटम का कर रहे हैं, तो हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, SPDF के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, सेकंड हमको क्या करना है? सेकंड जो हमारा है स्टेप वो क्या है? हम इसको ग्रुपिंग में बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे इसके। जैसे कि हम लोग अगर इस वो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरीके से करते हैं, है ना। तो ग्रुपिंग अगर हम करेंगे तो ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे? शेल नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारा शेल नंबर 1 है, ये हमारा शेल नंबर 2 वाले हैं, तो S और P को हम एक ग्रुप में रखते हैं। तो हमारी एक तो ग्रुपिंग ये हो गई, ये 1 शेल का है, 1s है, तो ये तो हमारा एक ग्रुप में आ गया। ये शेल नंबर 2 का है, शेल नंबर 2 में S और P, तो ये हमारे दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, 2s और 2p। ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप में आ गया। S और P को हम एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो करीब करीब सिमिलर होती है, सेम होती है, नियरली सेम कह सकते हैं ना। तो इनको हम साथ साथ ले सकते हैं, लेकिन D और F होते हैं उनके ग्रुप हम बनाते हैं अलग। ठीक है, जैसे अब ये 3 है, शेल नंबर 3, शेल नंबर 3 का ये भी है, शेल नंबर 3 का ये भी है, लेकिन D को हम साथ में नहीं लेंगे। S और P को हम साथ में ले लेंगे, 3s और 3p इसको हम साथ में ले लेंगे, ये एक ग्रुप बन गया। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? अलग से लेंगे, 3D का अलग से बनेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में 4s और 4p को हम साथ में ले लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी होती है। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर लेंगे। हमारे 2 स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अगर हमारा
एटम है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने sp-d सब सेल्स के अकॉर्डिंग, और सेकंड जो है हमारा उसकी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए स्लैटर रूल में जो हमने आपको 2 पॉइंट्स बताया वो तो आपको करने ही करने, उसके बाद से जो हमारे स्टेप हैं वो कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ठीक है ना, उनमें कैलकुलेशन हो जाती है। तो देखिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, और मैंने लिखा है पर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ठीक है ना, पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर हमको निकाला जेड इफेक्ट की वैल्यू निकालते हैं, इसमें हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, जेड इफेक्ट की वैल्यू। तो जेड इफेक्ट की वैल्यू हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं अगर हमारा जो भी इच्छा है। तो देखिए ज़रा, अगर हमारा शेल नंबर n है तो n के लिए अगर शेल नंबर n है तो क्या वैल्यू लगाएंगे हम, 0.35। और हमारा अगर n-1th शेल है तो उसके लिए हम क्या वैल्यू लगाएंगे, 0.85। लेकिन किसके लिए, फॉर s और p ऑर्बिटल। यहाँ पर सिर्फ हम s और p की बात कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट में जो है s और p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अगर इसमें अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए हमें मतलब s की वैल्यू निकालनी है, अभी तो फिलहाल हम s की वैल्यू निकालेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में फाइनली हमारी जेड इफेक्ट की वैल्यू निकलती है। तो फिलहाल अभी ये जो हमारा प्रोसेस है वो सारा जो किसका है, वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे। एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। ये जो सारा हमारे स्टेप्स हैं वो किसके हैं, हमारे ये वाले, ये सारे स्टेप जो हैं वो हमारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हैं, ठीक है। और ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर हमारा n शेल के लिए बात करेंगे तो 0.35 वैल्यू लगाएंगे, n-1 शेल की बात करते हैं तो 0.85 लगाएंगे, और उसके बाद n-2 या n-3 या एंड सो ऑन, आगे जो भी हमारी रहती है शेल, उसके लिए हम क्या वैल्यू लगाएंगे, 1.00। अगर इसी तरीके से बात आ जाए d और f ऑर्बिटल की, तो उसके लिए हमारा अगर n शेल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या वैल्यू लगाएंगे, 0.35, और n-1 शेल के लिए लगाएंगे 1.00, और n-2 और n-3 उसके लिए भी 1.00। कहने का मतलब ये है n-1 और n-2 और n-3 जो भी है, अगर d और f की बात आती है तो ये दोनों जो होंगे वो सेम हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और s और p के लिए हमारा तीनों में शेल नंबर जो है वो अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ भी अलग अलग है। अब हम आपको अगर एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही सारे हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, तो उसमें सभी कुछ लिखा हुआ है, सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये जो हमारे कैलकुलेटिव स्टेप्स हैं इसी अकॉर्डिंग है, n शेल के अकॉर्डिंग, फिर n-1 शेल के अकॉर्डिंग, और फिर n-1 मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, n-1 शेल के होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे स्टेप्स हैं एज अ थ्योरी, बट ये कैलकुलेटिव है। अगर हमको जेड इफेक्ट की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से निकालनी है, अगर आप ये टेबल लर्न कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जेड इफेक्ट की वैल्यू निकाल पाएंगे। और जेड इफेक्ट की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए ले लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है लिथियम। लिथियम का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 3, तो इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या जाएगा 1s2 2s1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसके लिए, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये आखिरी है ना, ये लास्ट वाला है ना, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये 2s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई हमें इसके लिए निकालना है। पहले तो एक चीज़ समझिए आप, हमें इसके लिए निकालना है। अगर हम मान लीजिए इस तरीके से बनाए, ये लिथियम हो गया, ये हमारा इनर शेल हो गया, ये हमारा आउटर शेल हो गया, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई हम इसी के लिए तो निकाल रहे हैं, इसके लिए हमको जेड इफेक्ट की वैल्यू निकालनी है।
जेड इफेक्ट की वैल्यू हमको इसके लिए निकालनी है, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कितना डिक्रीजमेंट हुआ है, कितना कम हुआ है, क्या इफेक्ट आया है, वो हमको निकालना है। तो निकालना है तो उसके लिए हमको ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो जो शील्ड का वर्क कर रहा है वो यही तो कर रहा है, ये तो शील्ड का वर्क ही नहीं कर रहा है भाई, इसके लिए तो हम निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए तो यही वाला शील्ड का वर्क कर रहा है। क्या ये खुद के लिए शील्ड बन जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या खुद के लिए शील्ड बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई खुद के लिए शील्ड, इसके लिए तो ये वाली चीज़ ही शील्ड होगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक कम करके लेना होगा, एक कम करके, जो हम जिसके लिए निकाल रहे हैं उससे हमें एक इलेक्ट्रॉन कम करके लेना होगा। ठीक है बात? तो चलिए अब अगर हम इसमें देखें, हमारा जो जेड इफेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जेड इफेक्ट की वैल्यू होती है हमारी जेड माइनस एस होती है। तो जेड की वैल्यू हमको चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए। तो जेड की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है? न्यूक्लियर चार्ज है ये हमारा, ये किसके एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? 3, तो इसकी वैल्यू तो 3 हो गई हमारी। अब हमको निकालनी है एस की वैल्यू। देखिए हमने एस की वैल्यू आपको बताई, हम निकाल रहे हैं 2s, 2s है ये। तो हमने बताया था आपको s या p के लिए अगर हमको निकालना है तो ये देखिए, ये हमारी जो शेल है वो कौन सी शेल है? ये हमारी हो जाएगी n शेल, nth शेल। ठीक है, ये हमारी कौन सी शेल हो जाएगी? nth शेल। ये हमारी n शेल हो जाएगी। जैसे ये जो हमारी बाहरी वाली होती है ना उनको n शेल, ये n शेल हो गई, ये n-1 हो जाएगी। इसके अंदर और शेल होती तो n-2। इस तरीके से समझ लीजिए, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। ये जैसे n शेल हो गई, ये n-1 हो गई, फिर n-2 हो गई, इस तरीके से चलेगा सिस्टम। जो हमारी आउटर वाली होती है वो हमारी n शेल कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट वाली है तो इसे n बोलेंगे आउटर वाली को। तो ये जो हो गई हमारी, देखिए ज़रा इसको अगर हम n मान लें तो ये क्या हो जाएगी? n-1 हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब आपको। nth शेल हो गई ये हमारी, और ये कौन सी हो जाएगी? n-1, ये वाली शेल हो गई। ठीक है ना, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा हमारा जो फॉर्मूला है एस निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा? 0.35 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। n शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से हमें अगर 1 माइनस करना होगा तो क्या हो जाएगा भाई? 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल माइनस 1, एक हम कम करके लगाएंगे, प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1th शेल। तो n-1 जो शेल है उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? 0.85 से कर देंगे, प्लस 1.00 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल। जो इनर शेल अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हम बाहर से अंदर के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, एन शेल जो है वो हमारी बाहरी शेल हो जाएगी, उसके बाद उससे अंदर, फिर और ज़्यादा अंदर। तो इनर शेल जो होंगी वो हमारी, उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.00 से। तो देखिए ज़रा यहाँ पर हम 2s1 इसके लिए निकाल रहे हैं तो हमें एक कम करके लगाना है। तो भाई 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो देखिए ज़रा ये n शेल है, n शेल की बात करते हैं तो 0.35, तो 0.35 इंटू क्या हो जाएगा? 0, 1 इलेक्ट्रॉन में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th शेल। तो ये हमारी कौन सी शेल है? n-1th शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.85 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हमारा n-2, n-3 कोई भी हमारा शेल है नहीं, तो ठीक है उसको हम आगे छोड़ देते हैं। अगर होगा तो हमें लगाना होगा, यहाँ पर है नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1.70। तो ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आई? एस, स्क्रीनिंग इफेक्ट की हमारी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 1.70। अब देखिए ज़रा जेड इफेक्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जेड इफेक्ट इजिकल टू क्या होता है? जेड माइनस एस। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा वो कितना है? या 3 हो गया। न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा वो कितना हो गया? 3। ठीक है, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है। 3 माइनस क्या हो जाएगा? एस की वैल्यू हमने निकाल ली 1.70, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा जेड इफेक्ट?
1.30। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम का निकाल सकते हैं जेड इफेक्ट की वैल्यू। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए हमने Cl ले लिया, हमने क्लोरीन ले लिया है, और इसका जो हमारा होता है Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो देखिए ये एक ग्रुप हो गया हमारा, एक ग्रुप हमारा ये बन गया और ये एक ग्रुप बन गया हमारा। ठीक है, हमने आपको बताया था S और P को एक साथ लिया जा सकता है। ठीक है, अब हमको इसके लिए निकालना है, आउटर मोस्ट शेल के लिए निकालना है हमको, 3p5 के लिए निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ज़रा Z इफेक्ट जो होगा वो हमारा उसका फॉर्मूला रहेगा Z माइनस एस। तो Z की वैल्यू तो हमें पता है कि 17 है, लेकिन S की वैल्यू हमको नहीं पता है। जो हमें S की वैल्यू निकालनी है 3p के लिए, हमने बताया था S के लिए निकालें चाहे P के लिए निकालें। तो हमारा n शेल के लिए n शेल होगा तो उसके लिए हम क्या वैल्यू लगाते हैं 0.35, और n-1 शेल के लिए 0.85 लगाते हैं, और जो इनर शेल होती हैं उसके लिए 1 लगाते हैं। ठीक है ना, पर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ज़रा यहाँ पर हमारे जो ये n शेल है, शेल नंबर तो यही है ना 3, n शेल है, n शेल में टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 और 2 7। तो एक इलेक्ट्रॉन कम करके लेंगे, हमने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा 0.35 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे, अब ये हमारा 2 है, शेल नंबर 2 है, मतलब n-1 शेल है। तो n-1 के लिए क्या हो जाएगा 0.85 इंटू कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आ जाएगा हमारा। अब इनर शेल हमारे कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा इनर शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनर शेल की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं 1.00 इंटू क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, अब इसकी बस मल्टीप्लाई करनी है हमको, और हमको सारा ऐड कर देना है, जिससे हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम 0.35 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.10। ठीक है, प्लस 0.85 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.80, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.00 इंटू 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 2.00। ठीक है, अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 10.90 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, S की वैल्यू आ गई। तो Z इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, Z इफेक्ट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी Z माइनस एस। तो Z की वैल्यू कितनी है 17 माइनस कितना हो जाएगा 10.90। ठीक है, अब हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 6.10। क्या हो जाएगी 6.10 हमारी जो होगी वो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके लिए निकालना होता, अगर आपको इसके लिए निकालना होता तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसके लिए निकालेंगे तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो और बाहर का हो गया ना, ये हमारा अंदर का है। पहले ये वाला फिल होगा उसके बाद ये वाला फिल होगा, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। हमें तो शील्डिंग निकालना है, तो शील्ड हमारी अंदर ही तो बनेंगी, बाहर थोड़ी ना बनेंगी, अंदर बनेंगी। इसका रूल इसका यूज़ ही नहीं होगा। तो इसके लिए निकालेंगे तो हम इनको लेंगे अंदर के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी का भी आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके अपने Z इफेक्ट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और घर पर प्रैक्टिस करिएगा। यही जो है हमारा स्लैटर रूल में कोई थ्योरी नहीं है, बस ये जो स्लैटर रूल है इससे हम किसी भी एटम के लिए Z इफेक्ट की वैल्यू निकालते हैं। और Z इफेक्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए होती है, अपनी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम स्क्रीनिंग जो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू भी अलग अलग आती है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी Z इफेक्ट की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। जब हमारी S की वैल्यू अलग आएगी तो Z इफेक्ट की वैल्यू भी अलग आएगी। तो ये निकालने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, जो प्रोसेस है, वही हमारा क्या है स्लैटर का रूल है। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।